नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स। तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, साइंस की क्लास 7 की टेक्स्ट बुक चल रही है एनसीईआरटी की। इसका चैप्टर नंबर 7 है। ये सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे हर्षद द्विवेदी नाम के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। जाइए, वहां पे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट को रेफर करिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस मैंने ऑलमोस्ट फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सारे क्लासेस की बनाई है या फिर बना रहा हूं। रेगुलरली मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को रेफर करते रहिए, आपके काम की चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चैप्टर का टाइटल है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब देखिए, वैसे तो मैंने अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में क्लाइमेट और वेदर के बीच का क्या फर्क होता है इस पे एक वीडियो बना रखी है। लेकिन यहाँ पे चीजों को कहते हैं ना कि क्लास 7 के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे काम की चीजें हैं उसको भी टेकअप करेंगे। कभी कभार जब आप लोग घूमने जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके पेरेंट्स आपको सामान पैक करते हैं ले जाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप हिल स्टेशन जा रहे हो, तो आप क्या क्या लेके जाओगे। तो हिल स्टेशन में पानी बरस सकता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो सकती है, तो उस केस में आपके पेरेंट्स अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके जाएंगे। प्लस और भी बहुत सारी चीजें हम लोग लेके जाते हैं जब किसी हिल स्टेशन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडे कपड़े लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे ठंडी पड़ती है। फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके घर में जब फैमिली फंक्शन प्लान हो रहा होता है, तो आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि भैया वेदर क्या हो सकता है। तो इस टाइप की चीजें आप रेगुलरली सुनते रहते हैं। फिर क्रिकेट मैच होने वाला होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो उससे एक दिन पहले वेदर फोरकास्ट आ सकती है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पानी बरस सकता है। खासकर जब इंग्लैंड में मैच होता है, तो इंग्लैंड में ये होता है कि भाई कभी भी पानी बरस सकता है। तो भाई इंग्लैंड में खासकर जब मैच हो रहा था तो वेदर डिस्कस होता है। इंडिया में भी हर जगह जहां पे मैच हो रहा है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, या कोई और तरीके का मैच हो, तो वेदर पे डिस्कशन होता है। चूंकि ये वेदर उस गेम पे काफी इफेक्ट डाल सकता है। अगर पानी बरस गया तो ऑब्वियसली बात है गेम बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं, वो बहुत हद तक उस दिन के वेदर पे डिपेंड करती हैं। अगर उस दिन का वेदर गड़बड़ा गया तो हमारे प्लान और बहुत सारी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स पे, रेडियो पे रोज वेदर रिपोर्ट्स आती हैं, इसका मतलब है कि भाई वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की लाइफों में, इवन बिजनेसेस, हर सबकी लाइफ में। इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। सिंपल शॉर्ट टर्म में बता दूं, पहले तो वैसे मैं पूरा समझा दूंगा। वेदर इज शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। अब ये तो हो गई बहुत बेसिक बात, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे भाई कितनी अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स किस किस तरीके की क्लाइमेट के साथ अडेप्टेड है। कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे, सारे नहीं। अब यहाँ पे 7.1 में एक सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट दिखा रहा है। इस वेदर रिपोर्ट को देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। ये वेदर रिपोर्ट आपको न्यूज़पेपर में दिख जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो देखिए, मैक्स टेम्परेचर दिखा रहा है 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम दिखा रहा है 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सनसेट का टाइम बता रखा है, सनराइज का टाइम बता रखा है, मून सेट का टाइम बता रखा है, मून राइज का टाइम बता रखा है। फिर ये बता रखा है भाई पार्टली क्लाउडी स्काई होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी बता रखी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और मिनिमम ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर लगभग कितना होगा ये बता रखा है, मिनिमम टेम्परेचर। फिर मिस्ट फॉग होगा मॉर्निंग में, ये बता रखा है। हल्का फुल्का क्लाउडी स्काई होगा, ये बता रखा है। मतलब कि उस दिन में क्या होने वाले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब कुछ इस वेदर रिपोर्ट में बता रखी है। तो देखिए, ये वेदर रिपोर्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल बता रहा है लास्ट 24 घंटों की, यानी कि और साथ साथ अगले दिन का वेदर प्रिडिक्ट भी कर रहा है। तो पिछले 24 घंटों में क्या रहा है वो उसने बताया, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है ये बताया। ह्यूमिडिटी के बारे में बताया। ह्यूमिडिटी होती क्या है? देखिए, ह्यूमिडिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर है आपका हवा में, ये ह्यूमिडिटी होती है। अब तक तो आपको ह्यूमिडिटी समझ में आ ही गई होगी फ्रेंड्स। बहुत बार मैंने ह्यूमिडिटी के एग्जांपल्स को कोट किया। अगर आप मुझे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी तो अब तक आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बूझो सोच रहा है भैया इन रिपोर्ट्स को बनाता कौन है। देखिए, इंडिया में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो इसको बनाता है। और ये डिपार्टमेंट डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर का, विंड का। और देखिए, इस डाटा के बेसिस पे वेदर प्रिडिक्शन होता है। और क्लाइमेट को जानने के लिए किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे इस डाटा को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, आईएमडी, रोज के बेसिस पे जो भी फैक्टर्स हैं वेदर के, उनका एक नोट बना के चल रहा है, उनका एक रिकॉर्ड बना के चल रहा है, जिसको आगे स्टडी में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि पिछले कई दशकों से ये रिकॉर्ड आईएमडी मेंटेन करके रख रहा है। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आज के वेदर्स और लंबे टाइम का क्लाइमेट प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आपके सामने एक एक्टिविटी है बहुत आसान सी। रोज आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, तो आखिरी हफ्ते के न्यूज़पेपर्स निकालिए और हर दिन की वेदर रिपोर्ट को काटिए।
अगर आपको न्यूज़पेपर घर से नहीं मिल पा रहा तो अपने दोस्तों से ले सकते हैं, ठीक है, स्कूल में किसी दोस्त से मांग सकते हैं, पड़ोसी से ले सकते हैं। फिर ये वेदर रिपोर्ट्स बहुत सारी आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगी, तो इनको एक चार्ट पेपर में ये सारी रिपोर्ट्स को आप चिपकाइए। उसके बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है वेदर रिपोर्ट से रिलेटेड, आप इसको टेबल नंबर 7.1 में कोड करिए। तो टेबल नंबर 7.1 आप यहाँ पे देखिए। तो 23/8/2006 का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, मिनिमम इतना था, मिनिमम ह्यूमिडिटी इतनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इतनी थी। रेन का फॉल का कॉलम खाली छोड़ रखा है, इसलिए देखिए क्योंकि हर दिन तो रेनफॉल होती नहीं, तो जिस दिन होती है उस दिन की रेनफॉल का आप नोटिंग कर दीजिए, जिस दिन का नहीं पता है आप उस दिन को खाली छोड़ दीजिए। अब जब रेनफॉल की बात होती है तो रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है? तो रेनफॉल को एक इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है जिसका नाम होता है रेन गॉज। बेसिकली ये होता है क्या कि इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू करेक्ट रेन वाटर। तो एक मेजरिंग सिलेंडर होता है रेन गॉज, जिसके ऊपर पे एक फनल होता है जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है और ये बताता है कि भाई कितने mm ऑफ रेनफॉल हुई उस दिन में। अब आप जब नोटिस करोगे ना फ्रेंड्स, तो सातों दिन के जब आप मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे, रेनफॉल देखोगे, ह्यूमिडिटी देखोगे, आप देखोगे फ्रेंड्स किसी भी 2 दिन का डाटा आइडेंटिकल आपको नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। सारे पैरामीटर्स हर दिन पे बदल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर दिन पे वो बदल रहे होंगे, और एक हफ्ते में तो अच्छा खासा वेरिएशन आपको दिख जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वेदर का जिस्ट क्या होता है ये बता रहा हूं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट पॉइंट। यानी एक जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड डेली बेसिस पे किस हिसाब से बदल रहा है, उस चीज को आप बोलोगे वेदर। और वेदर बहुत डायनेमिक होता है। सुबह आप बैठे हुए हैं लखनऊ में आराम से कुर्सी डाल के, धूप निकली हुई, एकदम से आपने देखा बादल आया, पानी बरसने लगा, तो ये तो वेदर चेंज हो गया एकदम से। अब क्या इस वेदर चेंज को आप प्रेडिक्ट कर सकते थे? ठीक है, रियल टाइम में एक नॉर्मल आदमी तो बैठ के इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। साइंटिस्ट जो बैठे हैं वो पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सैटेलाइट डाटा देखते हैं, पर कभी भी उनकी प्रोडक्शन 100% सही नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है एफिशिएंसी में। समझ गए? तो वेदर के एलिमेंट्स हैं कौन कौन? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी फैक्टर्स। और ये जो वेदर है एक प्लेस का डे आफ्टर डे चेंज होगा, वीक आफ्टर वीक चेंज होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। ठीक है, तो हम लोग वेदर को एक छोटे टाइम पीरियड में डिसाइड करते हैं, ना कि एक लंबे टाइम पीरियड में। यानी कि हम वेदर को 1 महीना या 2 महीने के टर्म्स में नहीं बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा दिन या हफ्ते के टर्म्स में बता सकते हैं। तो भैया ये इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि बहुत कम टाइम पीरियड में बदल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आप सुबह सुबह बैठे, हो सकता है धूप निकली हो, एकदम से क्लाउड्स आए और पानी बरसना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि बहुत तेज पानी बरस रहा हो, आपको लगे कि भैया पूरे दिन बरसेगा, और एकदम से पता चला कि भैया पानी खत्म हो गया, बादल चले गए और ब्राइट सनशाइन निकल आई। और ऐसा कोई बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है, ये अक्सर कर होता है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस अक्सर कर होते हैं। ये एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चूंकि वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बहुत ही डायनेमिक फिनोमिना है, तुरंत के बेसिस पे चेंज हो रहा है, इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 3 अगस्त 2006 से लेके 9 अगस्त 2006 तक का शिलोंग मेघालय में। अब देखते हैं भाई इस टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर नोट डाउन किया गया है। तो 3 तारीख को 26 डिग्री है, 4 तारीख को 23.5, 5 तारीख को 25 डिग्री, 6 तारीख को 22 डिग्री, 7 को 25.5। आप देखिए अच्छा खासा वेरिएशन है। एक ही हफ्ते में 3 तारीख को 26 डिग्री था और 6 तारीख को 22 डिग्री हो गया, बहुत तगड़ा फॉल है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचना कम नहीं है, और डेली पे भी वेरिएशन आपको दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ज्यादातर केसेस में किसी भी कंटिन्यूअस 2 दिन में भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बराबर नहीं मिलेगा। यानी कि 3 तारीख और 4 तारीख का आप चेक कर रहे हो किसी भी समय का डाटा, तो भैया 99.99 केसेस में कि 3 तारीख का मैक्सिमम टेम्परेचर और 4 तारीख का मिनिमम टेम्परेचर आइडेंटिकल नहीं होगा। उसी तरीके से 3 तारीख का मिनिमम टेम्परेचर और 4 तारीख का मिनिमम टेम्परेचर आइडेंटिकल नहीं होगा। ये सब चीजें चेंज होती रहती है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि एक वेदर रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें डेली रिकॉर्ड होती हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स डेली रिकॉर्ड होते हैं, मिनिमम टेम्परेचर्स डेली रिकॉर्ड होते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि भैया ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं ये डेली रिकॉर्ड कैसे होते हैं? तो बात यहां पे आएगी, चैप्टर 4 में मैंने आपसे थर्मामीटर के बारे में बात की थी, और वहां पे मैंने आपको स्पेशल तरीका का थर्मामीटर बताया था जो कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन में और मिनिमम टेम्परेचर एक दिन में
नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर एक्टिव रहते हैं, उनका काम ही यही होता है कि दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर को नापना और दिन के मिनिमम टेम्परेचर को मापना। तो पूरे दिन ही एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन का ही ये टेम्परेचर नोट डाउन करते रहते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये बता देंगे कि भैया दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था और दिन में मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था। अब यहां पे बात आए, अगर आप एक रेगुलर गैस मारो या गैस के साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि भैया एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा और एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर कब होगा। तो देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन का जनरली आफ्टरनून में होता है, 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे के बीच में होगा, और मिनिमम टेम्परेचर किसी एक दिन का जनरली मॉर्निंग में होता है। अब देखिए आप बोलोगे कि भाई 12 से 2 इतनी बड़ी रेंज क्यों बताइए, 12 बजे हमारे ऊपर सन शाइन कर रहा होता है एकदम वर्टिकली। तो देखिए 12 बजे हमारे ऊपर सन तो शाइन कर रहा होता है, लेकिन वो सन की रेस पृथ्वी पर पड़ेंगी, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होंगी, वो रिफ्लेक्टेड रेस एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगी, तो उस प्रोसेस में भी 1-2 घंटा चला जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट 12 बजे टेम्परेचर आपको हाई नहीं मिलेगा, लगभग 1:30-2 बजे के लगभग एक जगह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होगा। फिर आपने देखा कि मिनिमम टेम्परेचर सुबह के समय पे होता है। अभी आप ये सोचिए कि पूरी रात में ही क्यों, सुबह के समय में मिनिमम टेम्परेचर क्यों हुआ, क्योंकि पूरी रात में जो दिन की हीट थी ना वो डिसिसिपेट होने में लग जाता है और सुबह के टाइम पे आपको सुबह के टाइम पे आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा उस दिन का। इसके पीछे भी एक साइंस है, चूंकि अब हम लोग यहाँ पे एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से ले रहा हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन के समय पे समर्स में हमको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग वॉक हमको बहुत ज्यादा सुहानी लगती है, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और सूदिंग होते हैं। और देखिए जो भी फिनोमिना चेंज हो रहा है वेदर से रिलेटेड हमारे चारों तरफ, उसका सोर्स केवल एक है, सन है। सन देखिए ह्यूज स्पीयर ऑफ हॉट गैसेस है, हाई टेम्परेचर है वहां पे, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। चूंकि सन का डिस्टेंस हमसे बहुत दूर है इसलिए सन की इतनी भीषण गर्मी हमको उतनी ज्यादा नहीं लगती है। सन की गर्मी हमको कौन से मीडियम से मिलती है, तो रेडिएशन के मीडियम से मिलती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसमें कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि वेदर में चेंजेस लेके आएगा, और उसके बाद अर्थ का सरफेस जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, ओशन पे जो एनर्जी पड़ती है सन की, ओशन उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा, और जो एटमॉस्फेयर है हमारा बहुत हद तक इस अर्थ के रिफ्लेक्शन पे, ओशन के रिफ्लेक्शन पे, या अर्थ लैंड के होने से, कॉन्टिनेंटल एरियाज के होने से या ओशनिक एरियाज के होने से भी एक पर्टिकुलर जगह के वेदर पे फर्क आएगा। अगर आप समुद्र के पास रह रहे हैं तो आपका वेदर जो लोग पहाड़ के पास रह रहे हैं उनसे बहुत अलग होगा। अगर आप समुद्र के पास रह रहे हैं और आप पहाड़ के पास रह रहे हैं, तो आप अगर पहाड़ के पास रह रहे हैं फ्रेंड्स तो वहां पे आपको थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा कंपैरेटिवली। वहीं पे अगर आप समुद्र के पास रह रहे हैं तो समुद्र में क्या होगा कि आपको ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि वहां पे ओशन की होने की वजह से नमी हवा में ज्यादा होगी। और वहीं पे आपको डेजर्ट में रह रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होंगे, उतने ह्यूमिड नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स, कौन सी गर्मी ज्यादा लगती है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी ज्यादा लगती है, ड्राई वाली गर्मी ज्यादा लगती है? यानी मान लीजिए यहाँ पे एक जगह पे टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड और एक जगह पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और 44 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पे टेम्परेचर है वहां पे ह्यूमिडिटी कम है। देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी वाली गर्मी आपको ज्यादा भयानक लगेगी, क्योंकि जब हवा में नमी ज्यादा रहती है ना, तो जब हवा में ऑलरेडी नमी ज्यादा है तो वो हमारे शरीर से इवेपोरेशन कम करेगी, क्योंकि उसकी वाटर वेपर को होल्डिंग की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी बहुत सारी फुलफिल्ड है हवा की नमी की वजह से। तो जब वो हमारी बॉडी से इवेपोरेशन कम करेगी तो हमें जो कूलिंग इफेक्ट होता है इवेपोरेशन का हवा के चलने से वो नहीं आएगा, उल्टा वो हवा हमको अनकंफर्टेबल करेगी। इसलिए आप देखोगे कि कोस्टल इलाके में आपके जो कूलर होते हैं, पंखे होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, आपको एसी की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं सनराइज की और सनसेट की। आपको पता है फ्रेंड्स कि विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? सिंपल सी बात बताते हैं कि मान लीजिए हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और विंटर्स में जो सन है वो आपका इक्वेटर से साउथ में जाता है।
ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे लैंड मास से बहुत दूर हो गया, लैंड मास से दूर हो गया तो जो उसकी रेज हैं स्लांटिंग पड़ रही हैं, तो स्लांटिंग होने की वजह से जो रात है वो जल्दी हो जा रही है, तो दिन ज्यादा देर का नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात की टाइमिंग कम हो गई, रात की टाइमिंग ज्यादा हो गई और दिन की टाइमिंग कम हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सन हमसे दूर चला जाता है तो उसकी जो रेज है वो काफी स्लांटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो दिन है वो कम समय के लिए रहता है। इसीलिए डेज शॉर्टर हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं आपकी, कब? सर्दियों में, विंटर्स में। और समर्स में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखिए क्लाइमेट की बात करते हैं। जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठ के काम करते हैं, या दुनिया भर में जो मीटरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वो करते क्या? उनका काम ये भैया डेली के बेसिस पे वेदर को कलेक्ट करो, और इस वेदर के रिकॉर्ड्स को कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। और कई सालों के वेदर पैटर्न का एनालिसिस करने के बाद उस जगह के क्लाइमेट को पता किया जाता है। यानी कि एक जगह के एवरेज वेदर पैटर्न को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए देखा जाएगा। तो मान लीजिए 25 साल के लिए, हालांकि 25 साल से ज्यादा भी देखा जाता है, 30 साल के लिए, 35 साल के लिए एनालाइज किया जाता है, और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि भैया क्लाइमेट क्या है एक जगह का। तो एक जगह का क्लाइमेट उस जगह के पिछले 25 साल के वेदर के एवरेज के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, इसलिए हमने कहा कि अगर मान लीजिए किसी एक प्लेस का टेम्परेचर ज्यादातर समय पे ज्यादा है, मतलब किसी एक जगह का टेम्परेचर हमेशा ही ज्यादा रहता है, तो आप कह सकते हो कि उस जगह का क्लाइमेट है वो हॉट है। मान लीजिए किसी एक जगह पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादातर समय पे रेनफॉल हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है, तो आप कह दो कि उस जगह का जो टेम्परेचर है वो हॉट भी और वेट भी है। वेट क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। अब टेबल 7.2 में और 7.3 में दो जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को एनालाइज किया गया। 7.2 में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को, टेबल 7.3 में तिरुवनंतपुरम केरला की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। श्रीनगर नक्शे में आपको पता है कहां पे है, और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो अगर ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे अगर केरला है तो इस जगह पे तिरुवनंतपुरम है। साउथ वेस्ट मानसून जब आते हैं, तिरुवनंतपुरम वन ऑफ दोस प्लेसेस है जहां पे साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले हिट करता है। अब देखिए इन दोनों जगह पे हम लोग मीन टेम्परेचर्स देख रहे हैं मंथ का। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स, दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। देखिए महीने के हिसाब से यहाँ पे डेली टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का, डेली मैक्सिमम और डेली मिनिमम मीन टेम्परेचर दे रखा है। तो अब देखिए ये जो जनवरी का जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया, ऑब्वियसली बात है डेली के बेसिस पे हफ्ते का निकाला गया होगा, हफ्ते के बेसिस पे महीने के निकाला गया होगा। तो जनवरी महीने में जो डेली मिनिमम टेम्परेचर गया है श्रीनगर में -2.3 डिग्री गया है, और मैक्सिमम कितना गया? 4.7 डिग्री। दिसंबर के महीने में -1.6 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 8.2 डिग्री। वहीं पे ये जनवरी और दिसंबर की बात है जो कि सर्दी के महीने होते हैं। अगर आप मई जून में आ जाइए गर्मी के महीने, तो मई जून के महीने में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10.7 डिग्री और 14.7 डिग्री, और मैक्सिमम 23.8 और 29.2 है। तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है भैया कि सर्दी के समय पे टेम्परेचर कम हो रहा है और गर्मी के समय पे आपका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। रेनफॉल आपको देखिए यहाँ पे 57, 65, 99, 88, 72, 37, 49, 70, 33, 36, 27, 43। अब आप इसको कंपेयर करिए तिरुवनंतपुरम केरला से। तिरुवनंतपुरम केरला में जनवरी और दिसंबर के टेम्परेचर्स को देखिए, तो मिनिमम भैया 22.2 और 22.6, मैक्सिमम 31.5 और 31। इसको मई जून के टेम्परेचर से कंपेयर करिए, तो मई जून में मिनिमम 24.7 और 23.5, 31.6 और 29.7। आप देखिएगा कि भैया जनवरी दिसंबर के जो टेम्परेचर थे श्रीनगर में और मई जून के जो टेम्परेचर थे श्रीनगर में, उनमें बहुत मेजर डिफरेंस था। वहीं पे अगर आप कंपैरेटिवली तिरुवनंतपुरम के जनवरी दिसंबर के टेम्परेचर्स को, यानी सर्दियों के टेम्परेचर को मई जून यानी कि गर्मियों के टेम्परेचर से मेजर करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। जनवरी में, दिसंबर में 22.2, 22.6, मई जून में 24 और 23 हो गया, तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो साउदर्न इलाका है ना तिरुवनंतपुरम केरला, ये ऑब्वियसली हमारे बहुत साउथ में आता है इंडिया के। जितना ज्यादा आप इक्वेटर के पास आते जाओगे उतना ही ज्यादा सर्दी का इफेक्ट कम होता जाएगा। वहीं पे अगर आप तिरुवनंतपुरम केरला की बात करोगे तो मई जून जुलाई में भैया बारिश देखिए, मई में 230 mm, जून में 321 mm, जुलाई में 227 mm। ये वही टाइम है जब आपका साउथ वेस्ट मानसून
इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स को हिट करता है और इसलिए यहां पे तब पानी बरसता है। तो अब इसके वेदर को अगर हम लोग एनालाइज करें फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि भाई अच्छा खासा जम्मू एंड कश्मीर के और केरला के क्लाइमेट में फर्क है। केरला का क्लाइमेट हॉट और वेट है, अच्छा खासा पानी बरस रहा है। जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट है और मॉडरेटली वेट क्लाइमेट है वहां पे, और वो भी ऑब्वियसली एक टाइम ऑफ द ईयर में, क्योंकि दिसंबर जनवरी के समय पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स बहुत नीचे जा रहे हैं। समझ फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर आप राजस्थान, जो कि हमारे वेस्टर्न रीजन में आता है, जहां का एक मेजर इलाका आपका डेजर्ट है, वहां का जब आप टेम्परेचर देखोगे ना, तो पूरे साल वहां का टेम्परेचर अच्छा खासा हाई रहता है, क्योंकि रेगिस्तान है फ्रेंड्स और कॉन्टिनेंटल इलाका है और सूरज लगातार चमक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गर्म होगा। अच्छा, सूरज लगातार नहीं भी चमक रहा है, बट फिर भी वो पूरा रेगिस्तान है, कॉन्टिनेंटल इलाका है। और खास बात पता है क्यों है, क्या है राजस्थान की, वहां पानी इसलिए नहीं बरसता क्योंकि कोई भी जो पहाड़ है या कोई भी जो वहां पे हाईलैंड है, वो साउथ वेस्ट मानसून के रास्ते में नहीं पड़ता। खैर वो एक अलग बात है, उस पर नहीं जाते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि उतनी डिटेल अभी आपको यहां पे समझ में नहीं आएगी। समझ, आप देखिए, लेकिन राजस्थान के बारे में इतनी जान लीजिए कि पूरे साल वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। और जो यहाँ पे विंटर है वो बहुत कुछ महीनों के लिए आती है, जहां पे टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। खासकर राजस्थान में विंटर्स के टाइम पे रात का जो डिजर्ट्स में टेम्परेचर है ना, वो बहुत गिरता है। डिजर्ट्स की खास बात आप ये देखोगे फ्रेंड्स कि डिजर्ट में दिन में जो डिजर्ट्स है ना, वो बहुत गर्म हो जाएंगे और रात में डिजर्ट्स बहुत ठंडे हो जाएंगे। कॉन्टिनेंटल इलाका है, स्पेसिफिक हीट का यहां पे काम आता है। मैंने लैंड और सी ब्रीज को समझाने के टाइम पे भी स्पेसिफिक हीट की बात की थी, और यहां पे स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। जो रेत है रेगिस्तान की, दिन में बहुत गर्म हो जाएगी और रात में बहुत ठंडी हो जाएगी। और ये जो इलाका है राजस्थान का, जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट मानसून की जो रेन बियरिंग विंड्स होते हैं, उसके रास्ते में कोई भी ऐसा हाईलैंड नहीं है राजस्थान में जो रास्ते में आए कि वहां पे पानी बरसे। तो चूंकि वहां पे पानी बरसा ही नहीं, तो वहां पे डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट आ गया, डेजर्ट बन गया, क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई। वहीं पे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करोगे फ्रेंड्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को पूरे साल बारिश मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, दो तरीके की मानसून से उसको बारिश मिलती है, और मेन जो मानसून उसको बारिश मिलती है वो है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून में जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ना, वो नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में जाके फंस जाती है, फनलिंग इफेक्ट से बहुत बारिश करती है। इसलिए दुनिया का जो सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है माइसराम, वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट मेघालय में ही है। इसलिए आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का जो आपका क्लाइमेट है वो वेट है, क्योंकि पानी बहुत बरस रहा है। तो क्लाइमेट की हमने बात की फ्रेंड्स, और हमने बात की वेदर की। अब हम क्लाइमेट और एडेप्टेशन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्लाइमेट का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है उस जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स है जो वहां पे रहते हैं, और जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, जो एनिमल्स हैं वो इस तरीके के क्लाइमेट्स में अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। और याद रखिए, एडेप्टेशन वेदर पे नहीं होता है, एडेप्टेशन क्लाइमेट पे होता है, क्योंकि वेदर तो डायनेमिकली बदल रहा है, लेकिन क्लाइमेट पे अडाप्ट करते हैं ये एनिमल्स। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है, वो एनिमल्स जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में रह रहे होंगे, वो कुछ ऐसे फीचर्स को डेवलप कर लेंगे जो उनको ठंडी से बचाएं, तो उनके शरीर पे बहुत सारे फर्स वगैरह निकल आएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में रह रहे होंगे, वो कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेंगे जो उनको हॉट क्लाइमेट से बचाएं। जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तान में आपको कैमल्स मिलेंगे। इन कैमल्स की टांगे बहुत लंबी होती। टांगे क्यों लंबी होती? ताकि इनका शरीर सैंड से दूर रहे। प्लस ये कैमल्स अपने 3-4 दिन का पानी इकट्ठा ही पी के अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये सब जो उनकी फंक्शनैलिटीज है वो क्यों आई है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि वो इतना हॉट है, वहां पानी मिलेगा ही नहीं। हफ्ते में या 3-4 दिन में एक बार पानी मिलेगा, तो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, खासकर जो जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने आप को उस जगह के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। एडेप्टेशन की बात की थी हमने चैप्टर 9 में, क्लास 6 साइंस की बुक में, और वहां पे मैंने बताया था कि एडेप्टेशन का प्रोसेस को होने में अच्छा खासा समय लगता है। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टाइम प्रोसेस, दिस इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। और जो फीचर्स होते हैं और हैबिट्स होती हैं एनिमल्स की, वो उनको अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट करने की और उसके हिसाब से इवॉल्व करने की काबिलियत देती है। अब चैप्टर 9 में आप बात करेंगे कि भाई इस वेदर और क्लाइमेट का हमारे सॉइल पे क्या फर्क आएगा, और जब सॉइल पे फर्क आएगा तो हमारे एग्रीकल्चर पे क्या फर्क आएगा। यहां पे हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्लाइमेट का एनिमल्स पे क्या फर्क है। अब क्लास 6 में मैंने आपको एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स की बात की थी।
गर्मी के इलाकों में कैसे एनिमल्स अडाप्ट करते हैं, सर्दियों के इलाके में कैसे एनिमल्स अडाप्ट करते हैं, उनके हैबिटेट्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी की वीडियोस में, खासकर ज्योग्राफी की वीडियोस में, मैंने अडेप्टेशन से रिलेटेड और अलग अलग जगहों पे कौन कौन से तरीके के प्राणी, कौन कौन सी स्पेशीज पाई जाती हैं, ये सब पहले ही मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं। कुछ अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, जो पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल में कौन कौन सी कंट्री आई देख लेते हैं। तो भाई कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आपका नॉर्थ पोल में आएगा। फिर अलास्का नाम की एक जगह है यूएसए में, वो भी आपकी नॉर्थ पोल में आएगी। ठीक है, किसके साथ चिपका हुआ है अलास्का? चिपका तो देखिए फ्रेंड्स, चिपका तो वो कनाडा के साथ हुआ है, बट उसको, अलास्का को खरीदा कहां से था? यूएसए ने। अलास्का को रशिया से खरीदा था यूएसए ने। फिर ग्रीनलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड तो एक बहुत मेजर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नॉर्वे, स्वीडन के, ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो साइबेरियन रीजन है रशिया का, जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड से रशिया के, ये सब आते हैं आपके पोलर रीजन्स में। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से रीजन्स आते हैं? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के बीच वाले इलाके। तो भैया इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब आपके ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। आपको करना क्या है कि वर्ल्ड मैप की आउटलाइन लीजिए और इन जगहों को मार्क करिए। वो आप खुद करिए, अपने क्लास में आपको कराया जाएगा, नहीं तो जब हम ज्योग्राफी में पहुंचेंगे तो वो सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे तो वो जानवरों को हम लोग देखने के लिए बैठे हैं जो इन जगहों पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर रीजन्स की। पोलर रीजन्स में जबरदस्त एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, हमेशा ही यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, पूरे साल ही भैया ठंडा रहता है। पोलर रीजन्स में, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, कि उसके टिल्ट के हिसाब से और वो अपने रेवोल्यूशन में कहां पे है, इसके हिसाब से एक पोल, चाहे वो आर्कटिक पोल हो या अंटार्कटिक पोल हो, आर्कटिक पोल पूरा 6 महीने रोशनी में रहेगा, उसका पूरा, उसके 6 महीने बाद वो पूरा डार्कनेस में रहेगा। उसी तरीके से अंटार्कटिक पोल 6 महीना पूरा रोशनी में रहेगा और 6 महीना डार्कनेस में रहेगा। तो वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं। तो इन पोल्स पे टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाते हैं। हालांकि -37 डिग्री सेंटीग्रेड तो अपने सियाचिन ग्लेशियर में भी जाता है, बट यहाँ पे पोल्स की बात हो रही है। तो जो एनिमल्स रहते हैं पोल्स में, उन्होंने अपने आप को इन सीवियर कंडीशंस में अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे किस किस तरीके के एनिमल्स मिलेंगे आपको? पोलर बियर मिलेंगे, पेंगुइन्स मिलेंगे। अब इनकी बात करें तो पोलर बियर्स में होते हैं व्हाइट फर, और व्हाइट फर कुछ इस तरीके से होता है कि वो स्नो में नजर ही नहीं आएंगे, वो व्हाइट बैकग्राउंड में पूरी तरीके से जेल हो जाते हैं। और ये चीज उनको इस बात की काबिलियत देता है कि ना वो अपने प्रेडेटर्स को दिखेंगे, यानी कि जो उनका शिकार करते हैं ना वो उनको दिखेंगे, और ना वो अपने प्रे को दिखेंगे, यानी जिनका पोलर बियर शिकार कर रहे हैं ना वो उन्हें दिखेंगे। तो जो इनका व्हाइट बैकग्राउंड है, जो इनका व्हाइट फ्रे है, वो उनको, जो इनका व्हाइट कवर है, जो व्हाइट फर है, वो उनका, इनका शिकार पकड़ने में मदद करता है, उनको एक्सट्रीम ठंड से बचाता है। उनके अंदर 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होते हैं, और उनके फर्स के नीचे एक फैटी स्किन भी होती है, जो उनको पूरी तरीके से इंसुलेट करती है बाहर की ठंडी से। और वो इतना जबरदस्त इंसुलेटेड है नेचुरली कि अगर वो ज्यादा चलने लगेंगे तो ओवर हीट हो जाएंगे। सोचिए, इतनी ठंडी में भी अगर वो ओवर हीट हो जाएंगे तो किस हिसाब का उनका मेटाबॉलिज्म होगा, और किस हिसाब का उनको भाई नेचर ने कवर दिया है इस फर्स का और फैटी उनके टिश्यूज का। और जब कोई वार्म डे होता है और उस दिन पे अगर किसी पोलर बियर ने कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो उसको अपने आप को कूल करने की जरूरत पड़ेगी, और अपने आप को कूल करने के लिए वो स्विमिंग पे जाएगा पानी में। और वो बहुत अच्छा स्विमर होता है, क्योंकि पोलर बियर्स के जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो वो बहुत आराम से स्विम कर सकता है, बहुत आराम से स्नो में चल सकता है। अंडर वाटर भी स्विम कर सकता है। जब वो अंडर वाटर जाएगा तो अपनी नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर सकता है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वो पानी के अंदर रह सकता है। उसकी सांस लेने की इतनी काबिलियत है, उसकी स्मेल बहुत तगड़ी है, बहुत दूर से वो अपने फूड को पहचान जाता है, और अपने एडेप्टेशंस के चलते उसको बहुत से फायदे, देखिए अब यहाँ पे इस फिगर में आपको फायदे दिख जाएंगे। पहली बात तो इस पोलर बियर का व्हाइट फर देखिए भैया, बिल्कुल बैकग्राउंड जैसा व्हाइट दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस फर के अंदर अगर इस आइस को खोद के छुप गया तो किसी को दिखेगा नहीं। तो जो जानवर इस पोलर बियर का शिकार करते हैं उनको नहीं दिखेगा। प्लस जिसका इस पोलर बियर को शिकार करना है, जिससे इस पोलर बियर को खाना है, उस प्रे को भी ये पोलर बियर नहीं दिखेगा। इसके पास 2 थिक लेयर्स ऑफ फर है, और उस फर के नीचे भी भाई एक फैट है जो इसकी बॉडी को ठंडी से बचाता है, गर्म रखता है।
ठीक है। तो इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो इसकी सेंस ऑफ स्मेल है वो इसकी इस बात में मदद करती है, ये पता कर लेता है कि भाई इसका शिकार कितना दूर है। इसके क्लॉज बहुत लॉन्ग और कर्व्ड है, तो ये आइस पे आराम से चल सकता है और पानी में तैर भी सकता है और बहुत लंबे समय के लिए पानी के अंदर भी रह सकता है। तो ये तो हमने बात की पोलर बियर की। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और जानवर पेंगुइन की। पेंगुइन यहाँ 7.4 में दिख रही है आपको। इस तरीके की पेंगुइन्स बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आपको पेंगुइन्स देखनी है, उनको देख के अजीब सी खुशी मिलती है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए पेंगुइन्स, आपको पेंगुइन्स दिख जाएंगी। बहुत सारे लोग आजकल अंटार्कटिका के टूर पे जाने लगे हैं, तो वहां पे बहुत सारी पेंगुइन्स दिखती है लोगों पे, तो आपको नजर आ जाएंगी वहां पे। तो देखिए पेंगुइन भी व्हाइट होती हैं, हालांकि ऊपर थोड़ा सा इनका कलर चेंज होता है, बट ये नॉर्मली व्हाइट होती हैं और अच्छे से व्हाइट बैकग्राउंड में मर्ज कर जाती है। इनकी तगड़ी थिक स्किन होती है, उस थिक स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है जो इनको ठंडी से बचाता है। ये देखिए पेंगुइन्स आपस में एक दूसरे को टच करके खड़ी हुई है, हडल कर रखी है, ये हडल रखती हैं अपने आप को वार्म करने के लिए। आप देखिए एक जो हॉल फुल ऑफ पीपर है वो वार्म रहता है। आप कभी कभी आप देखोगे ठंडी में आप मम्मी पापा के साथ अपने चिपक के सो जाते हो, एक वार्म आती है हडल करने में साथ में। तो ये पेंजल्स आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, हडल करती हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक अलग ही तरीके की वार्म एक गर्मी आती है जो ठंडी में सर्वाइव करने में इनकी मदद करती है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे फीट्स दिख रहे हैं आपके पंजे के, इनके पंजे देखिए कितने मोटे और कितने थिक हैं। तो ये जो पोलर बियर्स हैं इनके फीट में वेब्स होते हैं, तो ये वेब्स इनको स्विम करने में मदद करते हैं। इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड होती है कि आराम से पानी में तैर सके, ये भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। अगर हम और जानवरों की बात करें जो कि पोलर एरियाज में रहते हैं, तो बहुत सारी तरीके की फिश, मस्क, ऑक्सन, रिएंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और बर्ड्स पाई जाती हैं। और ये सब कुछ इस तरीके के जानवर है जो वहां पे जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। अब देखिए देखिए फिशेस कोल्ड वाटर के अंदर रह सकती हैं, कुछ स्पेशल तरीके की फिशेस, लेकिन बर्ड को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में सारी बर्ड्स का सरवाइव करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत सारी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं सर्दियों के समय पे। वो सर्दियों के समय पे ठंडी जगह से उड़ना शुरू कर देंगे और किसी गर्म जगह पे चली जाएंगी, और फिर जब वापस उन सर्द जगहों पे गर्मी आ जाएगी तो वो वहां चली जाएंगी। तो these birds they migrate to warmer regions when winter set in and they come back after the winter is over। और जब ये जो बर्ड्स होती हैं वो ठंडी जगहों से दूसरी गर्म जगहों पे जा रही होती है ना, तो बीच बीच में बहुत सारे स्टॉप लेती हैं, और इंडिया एक बहुत मेजर स्टॉप है इनका। इंडिया में बहुत जगहों पे आपको ये माइग्रेटरी बर्ड्स नजर आ जाएंगी। इसका एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन, का नाम सुना होगा आपका। ये साइबेरिया यानी कि रशिया के नॉर्दर्न लैटिट्यूड से उड़ती हुई आती है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में, वहां पे रुकती हैं। फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, वहां पे रुकती है। तो ये माइग्रेटरी जो बर्ड स्पेशीज है ये रास्ते में मिलती हैं। क्या फिशेस और बटरफ्लाईज भी माइग्रेट करती हैं? यस, फिशेस माइग्रेट करती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे बाद में। तो देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स तो 15,000 किलोमीटर फ्लो करती हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं ये, और ये बहुत हाई फ्लो करती हैं। बहुत हाई क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि बहुत हाई में विंड फ्लो होता है जो इनको मदद करता है, प्लस बहुत हाई जब ये फ्लो करती हैं तो इनके फ्लो करने में इनके जो पंख है उससे बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट से बचने के लिए इनको कूलिंग इफेक्ट मिलने लगे, इसलिए बहुत ऊंचाई में उड़ती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई में उड़ के उनको एक कोल्ड कंडीशंस मिलती है। लेकिन बात ये है फ्रेंड्स कि ये बर्ड्स इतनी ऊंचाई पे उड़ के भी रास्ते को कैसे पहचानती हैं, ये चीज आज की डेट में एक मिस्ट्री है। इन बर्ड्स के पास ये सेंस ऑफ डायरेक्शन कहां से आता है, इसके बारे में बहुत सारी थीसिस दी गई हैं। कहा जाता है कि ये बर्ड्स बहुत सारे लैंडमार्क्स का प्रयोग करती हैं, जगह जगह पे रुकती हैं। ये बर्ड्स को सन्स की और स्टार्स की मूवमेंट के बारे में पता होता है, ताकि ये सन दिन के दौरान भी उड़ती हैं, रात के दौरान भी उड़ती हैं। और कहा जाता है कि ये जो बर्ड्स है ना, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचाती हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये अपने डायरेक्शन को समझ लेती हैं। डायरेक्शन, क्योंकि आप समझिए साइबेरिया से इंडिया का रास्ता और फिर इंडिया से अफ्रीका का रास्ता बहुत लंबा है, और ये ट्रिकी रास्ता है, आसान नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है इसका। इनके पास कोई जीपीएस डिवाइसेस नहीं है, ये सिर्फ अपने हिसाब से उड़ रही हैं। तो इनके पास ऐसा कुछ तो मैकेनिज्म है कि इनको सारे डायरेक्शन पता है। कई लोगों ने बोला मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का,
इसको ये पकड़ लेती हैं। कई लोगों ने बोला है कि भैया ये सन और स्टार्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करती हैं। कई लोगों ने बोलता है कि रास्ते के लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करती हैं, बट रास्ते में कितने लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करेंगी? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कुछ बहुत स्पेशल चीजें हैं जिनके ऊपर अभी भी शोध चल रही है, रिसर्च चल रही है। और सिर्फ बर्ड्स माइग्रेट नहीं करती, बहुत सारे मैमल्स माइग्रेट करती हैं, बहुत सारे फिशेस, इंसेक्ट्स, ये सब माइग्रेट करते हैं सीजनली। ठंडी जगहों से गर्म जगहों पे आता है। हाँ, हो सकता है कि इतना डिस्टेंस ना माइग्रेट करते हो, बट फिर भी माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स जितना डिस्टेंस ना ट्रेवल करते हो, बट दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। और इस तरीके की बर्ड्स आपको कियोलादियो नेशनल पार्क बताया, बर्ड सेंचुरी बताया, वेटलैंड्स में पाई जाती है, बहुत जगहों पे मिलती है। फिर हम कुछ जानवर देखते हैं, कुछ स्पेशीज देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हॉट क्लाइमेट होता है फ्रेंड्स, इक्वेटर के आसपास होते हैं ये। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे हमारे वेस्टर्न घाट्स में। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ रही होगी ना, तो वहां पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। और समर्स के दौरान तो भैया 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। डेज और नाइट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है। इंडिया इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। खास बात यह है कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में अच्छा खासा पानी बरसता है। यहाँ पे तो खैर ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स की ही बात करते हैं। अब देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में आसाम में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट्स हर जगह मिलेंगे। सेंट्रल अमेरिका में भी मिलेंगे आपको फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे। हर जगह पे आपको ये ट्रॉपिकल, जहां जहां पे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है फ्रेंड्स, वहां वहां पे आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअसली गर्मी होती है, ठीक ठाक पानी बरसता रहता है। तो चूंकि पानी बरस रहा है, गर्मी है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, हॉट है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, तो बहुत ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं। और जब बहुत ज्यादा वैरायटी के एलिमेंट्स और प्लांट्स रहते हैं, तो भाई खाने पीने के लिए कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप जानवरों की बात करो तो मंकी मिल जाएंगे आपको, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लीजर्ड, सांप, बर्ड्स, इंसेक्ट सब मिलेंगे। और इन सब जानवरों ने अपना खुद का अडेप्टेशन कर रखा है एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए। ठीक है, कंपटीशन लार्ज है, तो फूड के लिए भी कंपटीशन अच्छा खासा है। तो भैया बहुत सारे एनिमल्स इसमें ऐसे हैं जो ट्रीज पे ही लगातार रहते हैं। जैसे रेड आइड फ्रॉग है, इसने स्टिकी पैड्स बना रखे हैं अपने फीट पे, ताकि ये ट्रीज पे आराम से चढ़ लेता है। रेड आइड फ्रॉग को फिगर 7.7 में दिखाया गया है। देखिए देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है। वैसे तो पूरा ग्रीन है, इसकी आंखें लाल हैं, इसके जो पैर हैं वो भी लाल है। फिर ट्रीज पे कौन रहते हैं? तो ट्रीज पे आपके मंकीज रहते हैं। इन मंकीज की बड़ी लंबी लंबी टेल्स होती है, पूंछ होती है, और पूंछ में काफी ताकत होती है, ताकि ये ब्रांच को पकड़ के लटकते रहते हैं। इन मंकीज के जो हैंड्स है, फीट है, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो आराम से ब्रांचेस को पकड़ पाए। काफी ताकतवर होते हैं इनके हैंड्स, और आप कह सकते हो इनके लेग्स और इनकी टेल। ये आपको एक मंकी दिख रहा है यहाँ पे। फिर देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन अच्छा खासा है, इसीलिए फूड के लिए भी कंपटीशन अच्छा खासा है। इसीलिए इन सारे बर्ड्स और इन सारे एनिमल्स के पास अपने खुद के ऐसे फीचर मिल गए हैं। नेचुरली इन्होंने अपने खुद के ऐसे फीचर्स को डेवलप कर लिया है कि वो अपने खाने को अच्छे से पकड़ सके। जैसे बर्ड टॉकून की बात कर लीजिए, अब इसके पास एक बड़ी लंबी बीक है, ताकि भाई ऐसे पेड़ जिनकी ब्रांचेस कमजोर हैं, जिसपे ये खुद नहीं बैठ सकते, तो उसके पास की ब्रांच पे बैठेंगे और अपनी लंबी बीच से उस पास की ब्रांच के फ्रूट्स को तोड़ लेंगे। इस बर्ड टॉकन को मैं आपको दिखाता हूं, ये नजर आ रही है आपको टॉकन बर्ड। तो कभी कभी ये ऐसी ब्रांचेस में नहीं बैठ सकती जो बहुत ज्यादा कमजोर है, बट उन ब्रांचेस में फल लगे हुए हैं, तो उसके पास के किसी ब्रांच में बैठेगी और अपनी इस लंबी चोंच से खाने को या फिर फ्रूट को खींच लेगी। फिर बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जिनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव है, जिनकी आई साइट बहुत ज्यादा शार्प है, स्किन थिक है, जो स्किन कलर है वो कुछ ऐसा है कि वो अपने आप को सराउंडिंग्स में ब्लेंड कर लेंगे, कैमोफ्लॉज हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई जानवर वहां पे है, उसने अपने आप को सराउंडिंग में वो फंसा लेगा। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि उनके शिकारी उनको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर बिग कैट्स की बात करें तो भैया लॉयंस और टाइगर्स, इनकी थिक स्किन्स होती है और ये आराम, बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है, तो आसपास से अगर कोई दूर से भी डियर निकल रहा होगा तो इनको सुनाई दे जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ दिख रहा है। देखिए भाई, इसके सर के चारों तरफ कैसा ये फर है व्हाइट रंग का। तो ये जो लॉन्ग टेल्ड वॉकॉइन है, इसको बर्डेड ऐप भी कहा जाता है, इसकी एक दाढ़ी है। भैया वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में रहता है ये। इसका सबसे जबरदस्त फीचर है इसका सिल्वर व्हाइट मैन, जो कि इसके हेड को सराउंड करता है। ठीक है, इसकी ठुड्डी तक जाता है, चिन तक जाता है, चीक से, यानी गालों से चिन तक जाता है इसके। ये पूरा व्हाइट फर इसके चेहरे को सराउंड करता है। देखिए व्हाइट फर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, ये रहा इसके व्हाइट फर। तो ये लॉयन टेल्ड मकाऊ की एक खासियत है।
ये लॉइन टेल्ड मकाऊ अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा ट्री पे बिताता है, इसलिए बहुत तगड़ा क्लाइंबर होता है। ये ज्यादातर ये फ्रूट्स को खाता है, सीड्स को भी खाता है, यंग लीव्स को भी खाता है, फ्लावर्स, ब्लड, स्टेम्स को भी खाता है। फिर ये जो बर्डेड एप है, ये भाई इंसेक्ट्स को भी खाता है, जो ट्री के बाग्स में जो इंसेक्ट छुपे होते हैं उनको भी ढूंढता है। और ऑब्वियस सी बात है, इसको अच्छा खासा खाना, पेड़, पत्तियां, सीड, स्टेम्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट सब मिल रहे हैं, इसलिए ग्राउंड पे ज्यादातर ये आता ही नहीं है, पेड़ों में ही रहता है। तो हमने लॉइन टेल्ड मकाऊ की बात की। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी खासी एनिमल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, और ये एनिमल डाइवर्सिटी आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएगी, आपके क्लासरूम की सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के जानवर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि लॉइन टेल्ड मकाऊ कहाँ पाया जाता है, जब आपको मिल गया वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। फिर एक और बहुत फेमस जानवर है इंडिया का भाई, अपना इंडियन एलिफेंट, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। एलिफेंट्स आपको अक्सर कर दिख जाएंगे। ये फिगर दिख रहा है आपको 7.11, सबने ही देख रखा होगा अपनी जिंदगी में एलिफेंट फ्रेंड्स। इसकी बहुत सारे अडेप्टेशन हैं, देखते हैं कैसे। इसके ट्रंक को देखिए तो उसकी सूंड बहुत लंबी होती है, जो उसकी नाक की तरह काम करती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेलिंग पावर होती है बहुत जबरदस्त होती है। फिर भाई ये अपनी ट्रंक को, फूड को पिकअप करने में भी यूज करता है। इसके जो दांत है, टस्क है, हालांकि इसके टस्क की स्मगलिंग होती है, बट ये टस्क नेचुरली इसके लिए बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? क्योंकि इन ट्रक से ही, टस्क से ही, अपने दांतों से ही वो ट्रीज के बार्क को तोड़ के खाएगा। जो ट्रीज का बाहर का बार्क होता है उसको एलिफेंट्स बहुत चाव से खाते हैं, इसीलिए एलिफेंट के पास ठीक ठाक खाना होता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में ट्री तो होंगे, ट्री में बार्क तो हो गए, और बार्क तोड़ के अच्छा खासा खाना एलिफेंट को मिल जाता है। फिर एलिफेंट्स के जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो छोटी छोटी सॉफ्ट साउंड्स भी एलिफेंट को सुनाई पड़ जाएंगी। इसीलिए फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि देखिए, अच्छा इस काम का एक और कारण है, उनको छोटी छोटी साउंड भी सुनाई पड़ जाएंगे, और उनके कान इतने बड़े हैं कि उसको हिला के वो अपने आप को हवा भी दे सकता है। तो उन कान के चलते वो अपने आप को ठंडा रहता है, रखता है रेन फॉरेस्ट में, ऐसे रेन फॉरेस्ट में जहां जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड है। तो जो उसके टस्क है एलिफेंट, जो लंबे लंबे दांत हैं, उससे वो ट्रीज के बार्क को खा सकता है। उसकी जो नाक है, उससे उसकी स्मेलिंग पावर तेज होती है, आसपास के जानवरों के बारे में पता चल सकता है। उसके जो कान है वो बहुत लंबे हैं, तो उसकी जो सुनने की ताकत है वो बहुत स्ट्रांग है। प्लस वो कान हिला हिला के अपने आप को रेगुलरली कूल कर सकता है। तो भाई जो गर्म वेदर है उसमें वो सर्वाइव कर जाएगा। तो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, एडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की है। कुछ रिवीजन देख लेते हैं। एक जगह के डे टू डे कंडीशंस बदलना, एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन किन रिस्पेक्ट में, भाई टेम्परेचर बदल रहा है, ह्यूमिडिटी बदल रही है, रेनफॉल बदल रहा है, विंड स्पीड बदल रहा है। तो डे टू डे या वीक टू वीक बेसिस पे होगा तो आप कह सकते हो वेदर है, ठीक है। अच्छा, वेदर को जनरली आप चेक करोगे तो कुछ डेज में चेक करोगे, वीक में चेक करोगे, और जब आप 2 वीक में भी चेक करोगे, आप एक हफ्ते के सारे दिनों में चेक करोगे, तो भी वेदर आपको बहुत वेरी करता नजर आएगा। समझ गए? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जनरली आफ्टरनून में होता है, लगभग 1:30-2 बजे के लगभग। मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है। भैया सनराइज और सनसेट का टाइम पूरे साल में बदलता रहता है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, और सर्दियों के समय पे जो सन है भाई वो आपका इक्वेटर के साउथ में चला जाएगा, तो सनरेज बहुत स्लांटिंग होगी, तो भैया सन जल्दी ढल जाएगा, तो सनसेट जल्दी होगा। वहीं पे जब सन हमारे ऊपर होगा, इक्वेटर के ऊपर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सनसेट देर से होगा। जितने भी तरीके की चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, क्लाइमेट में, सब सन की वजह से हो रहे हैं। जो वेदर पैटर्न है, जब उसको लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स, 30 या 35 साल में लिया जाता है, तब वो क्लाइमेट बन जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स के बारे में बात की थी। ये 2 रीजन्स है। पोलर रीजन्स में बहुत सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में भी आप कह सकते हैं सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस किस टर्म्स में, कि गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बारिश, पानी ज्यादा बरस रहा है। जिस जिस जगह पे जो जो जानवर रहते हैं वो अपने आप को उस जगह के वेदर के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। पोलर रीजन्स बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। कई पोलर रीजन्स में आप देखोगे कि 6 महीने तक सनराइज रहता है, लगातार रोशनी रहती है, और 6 महीने तक लगातार रात रहती है। उसके फिनोमिना ऐसा क्यों होता है, ये मैं पहले ज्योग्राफी की वीडियोस में समझा चुका हूं। फिर देखिए, जो जानवर पोलर रीजन में रह रहे हैं उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उनके पास व्हाइट फर होता है, स्मेल अच्छा कर लेते हैं, उनके फर के नीचे एक फैटी स्किन होती है जो उनको ठंडी से बचाती है, उनके जो पंजे होते हैं बहुत वाइड और लार्ज होते हैं ताकि वो स्विम कर सकें और आइस में चल सकें। माइग्रेशन एक तरीका है, जैसे बर्ड्स, फिश, मैमल्स, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत किसी ठंडी जगह पे रह रहे हैं,
तो जब बहुत ज्यादा ठंडी आ जाएगी तो माइग्रेट करके किसी और जगह पे चले जाएंगे कुछ समय के लिए, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये ना केवल बर्ड्स करती हैं, फिश भी करते हैं, मैमल्स भी करते हैं, और भी दूसरे इंसेक्ट्स करते हैं। देखिए, हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इसलिए वहां पे बहुत जबरदस्त आपको वैरायटी मिलती है, स्पेशीज मिलती है एनिमल्स की और प्लांट्स की। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल है वो कुछ इस तरीके से अडेप्टेड है कि चूंकि वहां पे एनिमल ज्यादा हैं, तो भाई खाने के लिए कंपटीशन भी ज्यादा है, तो उस कंपटीशन लड़ने के लिए जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, वो भी अब ज्यादा हो गई हैं। कुछ काबिलियत देख लेते हैं। तो भैया, मंकीज ट्रीज में रह रहे हैं, तो जो मंकी ट्री में रह रहे हैं उनके पास टेल लंबी है और बहुत स्ट्रांग है। जो चिड़ियाएं हैं उनके पास लंबी लंबी बीक्स हैं ताकि दूर से फ्रूट्स को तोड़ सकें। ब्राइट कलर्स हैं, शार्प पैटर्न्स हैं, लाउड वॉइस है, डाइट ऑफ फ्रूट, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन, अपने आप को छुपाने की काबिलियत ताकि वो प्रेडेटर से बच सकें। इस तरीके के एडेप्टेशंस बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं, उन्होंने डेवलप कर रखे हैं ताकि जब मुसीबत आए तो वो अपने आप को बचा सकें। इन सब चीजों को मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, कुछ भी नया डिस्कस नहीं किया है फ्रेंड्स। पहले के अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के वीडियोस में और ज्योग्राफी के लेक्चर्स में ये मैं सब कुछ पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। तो आपको, आई होप जो मैं सब कुछ आपको बताया आपको पसंद आया। फ्रेंड्स, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। शेयर नहीं कर सकते तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब इनको अपने एल्गोरिदम के हिसाब से बढ़ावा देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।